हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो स्यूडो फोर्स पर है ना। बाकी स्यूडो फोर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में आप फिजिक्स के जो अनसॉल्व चाहे आपके पास नीट का है या आईटी का है, आप उनको साइड में रख के चलो और आप देखते जाना। जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे उन कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप गारंटीड जो नीट लेवल का न्यूमेरिकल चाहे आईटी लेवल का न्यूमेरिकल है, आपके सामने बिल्कुल छोटा साबित होगा। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप इंजॉय करें फिजिक्स को। कहीं पर कोई दिक्कत आती है, चौहान सर यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्यूडो फोर्स की जो एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है लिफ्ट मैन प्रॉब्लम। लिफ्ट मैन प्रॉब्लम, ये मान के चलिए कि नीट के हिसाब से ये बढ़िया टॉपिक होता है, लिफ्ट मैन प्रॉब्लम। तो इसमें कई सारे केस आते हैं, हम एक साथ सबको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला केस हमारे पास आया, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, है ना। और कुछ एक्सीलरेशन भी हम मान लेते हैं विद एक्सीलरेशन ए। ठीक है, ऐसे आपके बात हम पहले बता चुके कि फ्रेम अगर रुका है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहाँ पर हम न्यूटन्स का जो फार्मूला है F=m, उसको हम वैलिड कर सकते हैं। बट जहाँ पर फ्रेम मूविंग होगा विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन या कुछ एक्सीलरेशन से, तो वहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ नहीं लगा पाते। अब अगर उसको हम वैलिड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स क्या होता है, आपको नीचे से क्लियर किया था। स्यूडो फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किसका होगा, बॉडी का, और एक्सीलरेशन किसका होगा, फ्रेम का। ठीक है, एक्सीलरेशन हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होगा, जिस फ्रेम में बॉडी है उसका एक्सीलरेशन, और जिस पर स्यूडो फोर्स अप्लाई करना उस बॉडी का मास। बाकी एक बात आपको हमने और बताई थी, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। दो बातें आपको पता होनी चाहिए, फार्मूला ऑफ स्यूडो फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स कहाँ पे होगी, हमेशा फ्रेम के मोशन के ठीक अपोजिट, फ्रेम के मोशन के ठीक अपोजिट। ठीक है जी, ये जो डब्बा हमने बनाया, डब्बा एक तरह से क्या है, लिफ्ट। ठीक है, अब ये जो लिफ्ट है मान लेते हैं ऊपर मूव कर रहा विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और इसके अंदर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट हमने रखा वेइंग मशीन पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये क्या है, वेइंग मशीन। सुनते जाएगा, वेइंग मशीन। अब क्वेश्चन हमसे पूछेगा वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी जब लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है। समझना इस बात को। आप सबसे पहले समझो वेइंग मशीन क्या करता है। तुम कई बार जो है ना अपना वेट मेजर करते हो, तो वेइंग मशीन कहाँ पर होती है, ग्राउंड फ्रेम पे। ग्राउंड कैसा होता है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो मान लो इसके ऊपर खड़े हो गए, तुम्हारा जो वेट होगा वो वेट क्या करेगा, सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर प्रेस करेगा। ये वेइंग मशीन है। तुम बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग कितना होगी, ठीक तुम्हारे वेट के बराबर। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन की बात की जाए, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना आएगा बोलो, ये ठीक mg के बराबर। और यहाँ पर जो mg दिख रहा है ना तुमको, ठीक नॉर्मल के बराबर है। तो वास्तविकता में अगर हम देखें तो जो वेइंग मशीन होती है ये हमेशा पढ़ता है नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन ऑलवेज रीड्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्या होता है, फोर्स बाय विच बॉडी प्रेस सरफेस परपेंडिकुलर, फोर्स बाय विच बॉडी प्रेस सरफेस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बॉडी का जो वेट है वही क्या, सरफेस को परपेंडिकुलर प्रेस कर रहा, दबा रहा होगा। बदले में क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमको, नॉर्मल। तो नॉर्मल बराबर क्या है, mg। और आपके बाद यहाँ पे कहीं पर आप लिख लीजिएगा छोटी छोटी बातें कि जो वेइंग मशीन होता है हमेशा क्या रीड करता है, नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन ऑलवेज रीड्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना हो गया, mg के बराबर, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तुम ये बताओ, लिफ्ट ऊपर जा रही, फ्रेम ऊपर जा रहा, अगर फ्रेम रुका होता तो बॉडी का जो वेट होता वो
नीचे mg बन रहा होता। यही क्या बन जाता है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, बट है क्या, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो फ्रेम जब ऊपर जाएगा तो स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, नीचे। कितना लग जाएगा, m इंटू ए। और हम जानते हैं जो रीडिंग होती है वेइंग मशीन के हमेशा क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ बॉडी पहले से कितना दबा रही थी फोर्स सरफेस को, mg से। अब इसकी हेल्प करने कौन आया, ma। तो कुल मिला के जो नॉर्मल बनेगा तो इस केस का यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जो n होगा यहाँ पे mg प्लस ma के बराबर होगा। अच्छा n ही क्या है यहाँ पे, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो तुम यहाँ पे देख के बताओ जो n है वो mg से ज़्यादा है। mg है क्या, इसका वास्तविक वेट। ठीक है, तुम यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज मोर देन दैट ऑफ एक्चुअल वेट, मोर देन दैट ऑफ एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट कितना बोलो, एक्चुअल वेट क्या है इसका, mg। तो यहाँ पर mg प्लस में मतलब जो एक्चुअल वेट है उससे ज़्यादा नॉर्मल आया। ठीक है, अब तुम समझ गए हो कि जैसे मान लो कि लिफ्ट नीचे जा रही होगी लिफ्ट अगर नीचे जा रही है उस केस में क्या होगा, स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा बोलो, वेइंग मशीन, इसके ऊपर एक बॉडी। ठीक है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे, मास m है तो इसका जो वेट होगा नीचे क्या बन जाएगा, mg। स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा बोलो, ऊपर, कितना होगा, m इंटू ए। अच्छा यहाँ पर आपको ये बात अभी मान के चल रहा है जो a होगा वो लेस देन g होगा। जो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन नीचे कैसा, वो लेस देन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम ये बताओ बॉडी सरफेस पर अभी है क्योंकि mg ma से ज़्यादा है, तो नॉर्मल यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो नॉर्मल मिलेगा कहीं ना कहीं mg माइनस ma के बराबर, बेसिक सी बात है। ठीक है, mg माइनस ma। अब आप इसको देख के बताओ जो रीडिंग है वो क्या, लेस देन दैट ऑफ एक्चुअल वेट। ठीक है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगी यहाँ पे, लेस देन दैट ऑफ एक्चुअल वेट। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या बना, मोर देन दैट ऑफ एक्चुअल वेट। लिफ्ट नीचे जा रही है विद एक्सेलेरेशन लेस देन g, तो क्या बना, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन लेस देन दैट ऑफ एक्चुअल वेट। अच्छा इसमें कुछ केस जैसे मान लेते हैं कि जो एक्सेलेरेशन, इसी केस को मान लेते हैं कि जो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन है ठीक ग्रेविटी के बराबर है। ठीक, ग्रेविटी के बराबर है, तो n बराबर क्या बन जाएगा बोलो, mg माइनस ma। a बराबर क्या है, g है, क्या बन गया, mg माइनस mg दैट इज इक्वल टू 0। नॉर्मल क्या हो गया, 0। नॉर्मल 0 क्या इंडिकेट करेगा, बॉडी सरफेस से फ्री हो गई। नॉर्मल कहीं पर 0 है मतलब बॉडी सरफेस से फ्री हो गई। ठीक है, तो तुम्हें इस डब्बे के अंदर अगर बैठा दे जहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट a बराबर g है तो तुम इस सरफेस पर रुक ही नहीं पाओगे क्योंकि आप पर जो स्यूडो फोर्स लग रहा है वो ठीक आपके वेट के बराबर है और वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो आप इस डब्बे के अंदर क्या फील करोगे, ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, और बहुत सारी कहानी, जैसे तुम वो बड़ा वाला झूला जो बच्चा या बच्ची झूला झूली होगी, तो फाइनली जो बड़ा झूला होता है ना मेले में, उसमें क्या होता है कि जब हम वो जो होता है ना जिसमें हम बैठ करके जब झूला ऊपर जाता है तो तुम समझना कि तुम्हारा जो वेट होगा वो सरफेस को ऐसा लगे कि ज़्यादा दबा रहा, तुम सरफेस को ज़्यादा अच्छे से पकड़ बना रहे हो। ठीक है, वही झूला जब नीचे आता तुमको ऐसा लगता है कि हम सरफेस से थोड़ा फ्री होने वाले, और गलती से कहीं उस झूले के एक्सेलेरेशन, भाई साहब गलती से कहीं झूले के एक्सेलेरेशन इस कंडीशन पर पहुंच गया तो झूले के जितने भी प्राणी हैं जब नीचे आएंगे तो गारंटीड सारे प्राणी उस झूले से अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करते, झूले का जो स्पीड होता है वो इतना रखते हैं कि एक्सेलेरेशन ऑफ झूला 4-5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग इसके आसपास होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर कहीं 6-7-8 भी कर दिया ना तो उस केस में भी तुम जो है ना सरफेस से ऐसा लगे तुम उड़ने वाले, ऊपर ऐसा लगे उड़ने वाले हो। ठीक है, तो झूला जब ऊपर जाता तब डर नहीं लगता, लेकिन जब नीचे आता तब तुमको डर लगता है क्योंकि हम पर स्यूडो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये बात होगी, बेसिक सी बात होगी कि जब लिफ्ट नीचे जा रही है तब कहानी क्या है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तब कहानी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा।
क्वेश्चन जो पूछेगा ये तो डायरेक्ट एक तरह से कॉन्सेप्ट है, इसको तुम सीख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन की कहानी में थोड़ा चेंज रखेगा, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना कहीं तुमको किताब में मिल जाएंगी। और 11वीं क्लास का जो बच्चा है जो नीट IIT नहीं जानता है, वो भी पढ़ रहा, उसको भी सारी बातें पता होती, ठीक है। सारा कुछ बच्चा पढ़ा होता है 11वीं क्लास में, उसके बाद भी वो जब पर्टिकुलर IIT के लिए बैठता है, नीट के लिए बैठता है, तो उसको लगता है कि यार ये दुनिया पूरी तरह से अलग है। वही A बराबर M×A होता है, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे को लगता है पूरी दुनिया चेंज हो गई उसकी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, बाकी ज्ञान की बातें हम लोग तो करते ही रहते हैं। क्वेश्चन ये पूछिए, जैसे मान लो लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है और यहाँ पर बॉडी का जो मास है M मान लेते हैं। वेइंग मशीन, बॉडी का मास M है। क्वेश्चन ये बना कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। लिफ्ट नीचे जा रही है और लिफ्ट नीचे जाते समय वेलोसिटी क्या है इसका, कम हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कम हो रही है। हिंदी में लिख लेते हैं इस बात को, वेलोसिटी क्या है, कम हो रही है, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्टली रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन नॉर्मल mg के बराबर होगा, दूसरा मोर देन mg होगा, तीसरा नॉर्मल लेस देन mg होगा, और चौथा मान लो यहाँ पे डाटा इनसफिशिएंट है, नन ऑफ दी जैसे मान लेते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे वेलोसिटी यहाँ पर देखा उनको लगा एक्सेलरेशन 0, समझना इस बात को। ये पॉइंट भी यहाँ पर जैसे मान लो लिफ्ट आइदर मूविंग अपवर्ड और मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे। बस कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, लिफ्ट का कांस्टेंट है। तुमको एक बात पहले पता है कि जो वेलोसिटी है अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, एक्सेलरेशन 0। और अगर फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो फ्रेम कैसा हो गया, इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पर स्यूडो फोर्स जैसी कोई वर्ड हम यूज नहीं करते, समझ में आ रही बात। तो अब ये समझो कि अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना, 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब स्यूडो फोर्स कितना बन जाएगा, बोलो 0। अब स्यूडो फोर्स 0 है, बताओ जो बॉडी का वेट होगा क्या वही नॉर्मल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगा दैट इज n = mg के बराबर, ठीक है। ये तब होगा जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ये केस ये वाला नहीं है, ये केस थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, लिफ्ट की वेलोसिटी कम हो रही। तुम वास्तविकता में समझो, जैसे मान लो तुम कहीं कोई शॉपिंग मॉल गए तो वहाँ पर कई फ्लोर होते हैं ना, तो तुम्हें लिफ्ट जाना है, ठीक है। अब तुम किसके साथ गए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिफ्ट में तुमको जो है लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो तुमको तो खैर चलिए ठीक, तुम पैदल चल सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो मैडम जी हैं अब उन्होंने बोला कि हमें जो है लिफ्ट के थ्रू सेकंड फ्लोर पे अपना जो शोरूम है जो भी ब्रांड का है उस पर हमें जो है जाना है। तो तुम समझना, जब लिफ्ट नीचे जैसे ग्राउंड फ्रेम तुम यहाँ पर हो, लिफ्ट आई, लिफ्ट तो चल रही थी, रुकी थी, जब तुम उसमें चढ़े लिफ्ट तब रुकी होगी, ठीक है। लिफ्ट के अंदर गए तुम, अब लिफ्ट क्या ऊपर जा रही, ठीक है। ये मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है, यहाँ से लिफ्ट क्या है अभी रुकी हुई है, ठीक है। लिफ्ट जब ऊपर चलेगी तो इसमें क्या बनता है कि एक्सेलरेशन, चूँकि वहाँ पर एक मोटर लगी होती है बाकायदे, ठीक है। मोटर क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, एक्सेलरेशन फाइनली यहाँ पर आए कुछ, ठीक है। अब अगर इस पर लिफ्ट पे अपवर्ड एक्सेलरेशन ही बना रहा तो वेलोसिटी इसकी बढ़ती चली जाएगी।
जहाँ पर तुमको उतरना है वहाँ पर ऐसा नहीं कि लिफ्ट भाई साहब यहाँ से मान लो एक्सलेट हुई, यहाँ से एक्सलेट हुई और ये जो है लिफ्ट ऊपर जा रही थी, दरवाज़ा खुला, लिफ्ट रुकी नहीं, दरवाज़ा खुला, तुम यहाँ से स्पाइडरमैन की तरह जंप कर गए, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, लिफ्ट यहाँ पर रुकी थी, जब ऊपर गई तो इसमें क्या हुआ, एक्सलेशन। बट ये कुछ समय तक एक्सलेशन में रहा, लिफ्ट रही होगी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि लिफ्ट को रुकना भी है, जो पर्टिकुलर तुम्हारा डेस्टिनेशन है सेकंड फ्लोर का, वहाँ पर तुमको उतरना भी है। तो लिफ्ट वाला अंदर क्या बैठा, वो क्या करेगा, लाइक उसके हाथ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पर बटन वगैरह जो भी है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। अब लिफ्ट को रुकना है तो क्या है, लिफ्ट में पहले एक्सलेशन है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिफ्ट को रुकना है तो इसमें क्या लगना पड़ेगा, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन के बाद यहाँ पर मान लो सेकंड फ्लोर था, यहाँ पर लिफ्ट रुक गई। तो तुम बताओ कि जो जहाँ से तुम बैठे थे लिफ्ट में, जहाँ पे चढ़े थे लिफ्ट में, जहाँ पर तुमको उतरना, कितनी बातें होगी, 2 बातें। पहले लिफ्ट एक्सलेट हुई चूँकि इसके ऊपर जाना है, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लिफ्ट को रिटार्ड होना पड़ेगा ताकि सेकंड फ्लोर पे ठीक आकर के रुक जाए। 2 बातें हो गई, पहले एक्सलेशन फिर उसके बाद रिटार्डेशन। तो ये जो 2 केस है ना, जब एक्सलेशन था तो वेलोसिटी लिफ्ट की बढ़ती चली गई, जब रिटार्डेशन हुआ तो रिटार्डेशन मतलब कि जिसने वेलोसिटी गेन किया, अचीव किया, उस वेलोसिटी को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए एक्सलेशन कहाँ पर लग जाएगा, नीचे। समझना, थोड़ा इसको फील करो। लिफ्ट पर पहले एक्सलेशन कहाँ था, अपवर्ड, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। इसने यहाँ पर आकर के मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव किया। अब इस वेलोसिटी को यहाँ पर ला के ख़त्म करना है, तो रिटार्डेशन कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, एक्सलेशन कहाँ पर होना चाहिए, नीचे, ठीक है। तो पहले एक्सलेशन ऊपर, फिर एक्सलेशन नीचे, दोनों केस एक साथ आ गए। अभी उसको अलग अलग पड़ रहे हैं। तुम ये बताओ कि वेलोसिटी अगर नीचे जा रहे, बॉडी लिफ्ट नीचे जा रही है और वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होने का मतलब एक्सलेशन कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर। तुमको बात पता है ना कि अगर वेलोसिटी घटेगी तो एक्सलेशन क्या होगा, वहाँ पर वेलोसिटी ठीक अपोजिट होगा, ठीक। तो ये बताओ एक्सलेशन कहाँ पर, ऊपर। एक्सलेशन ऊपर होने के मतलब कि जो mg होगा उसकी हेल्प कौन करेगा, ma। तो फाइनली इस पर्टिकुलर केस का जो नॉर्मल आएगा मोर देन mg आएगा। यहीं पर वर्ड अगर हम ये ऐड करते, ये वाला केस भी आप समझ लेना कि अगर लिफ्ट मूविंग है बट वो मूविंग लिफ्ट क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस केस में स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। रीडिंग क्या बन जाएगी, ठीक एक्चुअल वेट के बराबर। यहीं पर जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा केस ये है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये मार्कर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग, अब चलिए अपवर्ड मान लेते हैं लिफ्ट को, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, और लिफ्ट ऊपर जा रही है, बट हमने कहा लिफ्ट ऊपर जा रही है बट यहाँ पर वेलोसिटी आज भी क्या है, डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, डिक्रीजिंग। जब लिफ्ट नीचे गई तो वेलोसिटी क्या था, डिक्रीजिंग। जब लिफ्ट ऊपर गई तब वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। दोनों केस हो सकते हैं, इस तरीका आप समझो। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही, वेलोसिटी घट रही, मतलब स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, एक्सलेशन कहाँ पर होगा, नीचे। और एक्सलेशन नीचे होने का मतलब स्यूडो फोर्स कहाँ बन जाएगा, ऊपर, ठीक है। mg नॉर्मल, इस केस का नॉर्मल क्या लिखोगे तुम, बोलो mg माइनस m है। ये जो n है यहाँ पे देखो, n क्या है, लेस देन mg, लेस देन एक्चुअल वेट, लेस देन एक्चुअल वेट, ठीक है। तो इस केस का जो आंसर तुम टिक करोगे लेस देन, और इस केस का आंसर ये टिक होगा। अब एक साथ जैसे मान लो दोनों केस आ गए कि लिफ्ट पहले, जैसे मान लो यहाँ से समझना इस बात को कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट था लिफ्ट का और ये फाइनल पॉइंट, ये है लिफ्ट का इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। लिफ्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, कुछ टाइम तक लिफ्ट में एक्सलेशन ऊपर रहा। अब चूंकि लिफ्ट ने वेलोसिटी यहाँ पर अधिकतम गेन की है, वी मैक्स, इसको ख़त्म भी करना, चूंकि यहाँ पर तुमको उतरना था एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक्सलेशन कहाँ पर होना चाहिए, बोलो, नीचे। तो अब देखो यहाँ पर इसी केस में एक साथ दोनों आ गए, एक्सलेशन ऊपर भी, एक्सलेशन नीचे भी है। तुमसे पूछा नॉर्मल रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस के बारे में तुम पहले जानते हो कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, नीचे। स्यूडो फोर्स नीचे लगने का मतलब कि जो रीडिंग होगी बढ़ेगी और यहाँ पर रीडिंग घटेगी।
तो आप यहाँ पर ही लिखोगे इस केस का आंसर कि रीडिंग पहले बढ़ेगी उसके बाद फिर घटेगी। अगर गलती से मान लो एक तीसरा केस भी आ जाता है, बीच मान लो एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर वेलोसिटी जो वी मैक्स है ये कांस्टेंट बनी रहे, ठीक है, वी मैक्स कांस्टेंट बनी रहे। तो जब कांस्टेंट है तो नॉर्मल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो mg के बराबर रहेगा। तो आप आंसर क्या टिक करोगे, पहले रीडिंग क्या होगी बोलो, बढ़ेगी, फिर रीडिंग कांस्टेंट रहेगी, फिर रीडिंग क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो अब इससे ज़्यादा मान चलिए क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा आपसे। अब तुमको एक छोटा सा इस पे चुटकुला करवा देते हैं। मान लो भाई ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है। तो हमसे पूछा गया कि इस लिफ्ट का एक्सलेशन कितना और किस दिशा में होना चाहिए। इस डब्बे का एक्सलेशन कितना और किस दिशा में हो ताकि ये ब्लॉक सरफेस पर अपने वेट का 1/4 से सरफेस पर फोर्स अप्लाई करे। ठीक है, क्वेश्चन आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, विथ व्हाट एक्सलेशन दिस लिफ्ट शुड बी मूव सो दैट ब्लॉक एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 1/4 ऑफ इट्स वेट। ब्लॉक जो फोर्स अप्लाई करे सरफेस पर कितना अप्लाई करे, केवल अपने वेट का 1/4। और हम ये बात जानते हैं कि जो बॉडी सरफेस पर फोर्स लगाती है वही किस में कन्वर्ट होता है, नॉर्मल रिएक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बॉडी सरफेस पर फोर्स कितना लगाएगी, अपने वेट का 1/4 मतलब mg/4, और ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब हमको नहीं पता कि लिफ्ट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर या नीचे, हमको इसके बारे में नहीं पता। तो मान लेते हैं लिफ्ट ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। ठीक है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इसका जो वेट होगा नीचे mg लग रहा होगा, और इस mg की हेल्प करने कौन आएगा, स्यूडो कितना होगा, m × a, नॉर्मल mg/4 के बराबर। क्या लिखे, n = mg + ma। और क्वेश्चन के हिसाब से जो n है किसके बराबर, mg/4 के, तो क्या लिखे, mg/4 + mg + ma। मास से मास खत्म कर लो। देखो आप इसको सॉल्व करें तो एक्सलेशन क्या आएगा, देखो ये g इधर आएगा, g/4 - g मतलब कि माइनस का 3g/4 बनेगा। अब माइनस साइन क्या शो करेगा कि जो हमने डायरेक्शन मानी है उसके ठीक अपोजिट आंसर आ रहा, मतलब कि लिफ्ट वास्तविकता में कहाँ पर मूव कर रही, ऊपर या नीचे। अगर आपने ऊपर प्लस मान किसको किया है और आंसर आपका निगेटिव आया तो लिफ्ट कहाँ जा रही होगी बोलो, नीचे की तरफ। ठीक है, लिफ्ट कहाँ होगी, नीचे की ओर। ठीक है, ये बेसिक सा चुटकुला था, आप इसको 1 मिनट के लिए छाप लो, और इसमें कहीं डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलिए इसको देख लो एक बार। देख लिया इसको। अब लिफ्ट में देखो चुटकुले टाइप न्यूमेरिकल आएंगे, उनको कर लेना तुम। लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्यूडो फोर्स क्या हो, कहाँ पर लग जाएगा, नीचे। तो जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, एक्चुअल वेट से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब तुमको स्यूडो फोर्स पर कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ये सारी बातें आप मान के चलिए, ये जो आपने भी सीखा लिफ्ट मेन प्रॉब्लम, ये कोई क्लास हो, चाहे वो 11th हो, चाहे नीट या IIT के नाम पर बैठोगे, सबके लिए सेम रहता है। ठीक है, बट IIT में वही स्यूडो फोर्स क्या करता है, प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा बढ़ा देता है।
ठीक है। अभी आपसे हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे स्यूडो फोर्स पे। उनका जो लेवल होगा कहीं ना कहीं आपने ऐसा लेवल अभी तक नहीं देखा होगा, और आपको मतलब ऐसा लगे कि यार ऐसा क्वेश्चन क्या स्यूडो फोर्स पर बन सकता था, पहले बनता था, लेकिन आपने वैसे क्वेश्चन आपने कभी देखे नहीं थे। ऐसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि लिफ्ट है, इस लिफ्ट में पुली ब्लॉक सिस्टम जैसा हमने कोई, ठीक है, ऐसे मान लिया। ये दो ब्लॉक हैं, एक का मास 2 kg, दूसरे का 4 kg। हम बहुत रिलैक्स होकर इसको समझेंगे, और इसको करने के हमारे पास कई तरीके हैं, बट हम आपको दो तरीके बताएंगे, ठीक है। बट आपको जो इजी लगे उसको आप माइंड में बैठा लेना, ठीक है। इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर दे दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक बात तुमको पहले से पता है कि अगर ये सिस्टम रुका होता, तुम 4 kg ब्लॉक को कहाँ पे जाता हुआ देखते? नीचे। 2 kg को ऊपर, विथ सेम एक्सीलरेशन। इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होता है? अगर लिफ्ट यहाँ पे मूविंग ना होती, स्टेशनरी होती, तो इस केस में इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होता? सेम होता। बट ड्यू टू मूविंग लिफ्ट, ड्यू टू मूविंग फ्रेम, इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि जो ब्लॉक 2 है 2 kg का, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 4 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? अब पूछने के भी दो तरीके होते हैं। पहला आपसे ऐसे पूछेगा एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम। दूसरा हमसे पूछेगा एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg। सिंपल वर्ड ये पूछेगा आपसे। अगर केवल एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक कहा गया, मतलब वो जो एक्सीलरेशन तुमको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अगर लिफ्ट के फ्रेम से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी, लिफ्ट फ्रेम। तो लिफ्ट फ्रेम के हिसाब से जब क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे लिफ्ट वर्ड तुमको देगा, और जब ग्राउंड फ्रेम की बात होगी तो वहाँ पर सिंपल तुमसे पूछेगा फाइंड आउट एक्सीलरेशन। फाइंड आउट एक्सीलरेशन का मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो पहले तुम एक काम करो, पहले इन दो ब्लॉक का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम, ठीक है। हम पहले कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद लिफ्ट फ्रेम, ठीक है। तो आप चाहें तो 1 मिनट का समय ले लो, आईटी वाले बच्चे 1 मिनट का समय लो, स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। अगर ये एक्सीलरेशन ना देते और तुमसे पूछते बताओ इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, तुम अब तक हमें लगता है कि विद इन सेकेंड इसका आंसर बताते। 40 इसका नीचे, इसका 20 नीचे, 40 - 20 दैट इज 20 बाई टोटल मास 30 और 6 kg, ठीक है। तो 10/3 क्या बनता है? इसका एक्सीलरेशन। 10/3 क्या बनता है? इसका एक्सीलरेशन। बट अब आज ऐसा नहीं होना, क्योंकि लिफ्ट कैसा है? मूविंग है। समझ में आ रही बात? तो तुम 1 मिनट के लिए आप इसको देखो और इसको एक बार कोशिश करो। बढ़िया न्यूमेरिकल है, स्यूडो फोर्स का बेहतरीन न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए देख लिया होगा आपने इसको, एक बार आंसर मैच करवाइएगा, तरीका आप भी मैच करवाते जाइए, तरीका आपने कहाँ तक कितना सही किया है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को हम पहले मेथड से करेंगे। पहला मेथड हमारा ये है कि हम इस लिफ्ट के भीतर चींटा बन के बैठ जाए, लिफ्ट के भीतर चींटा बन के बैठ जाए, ठीक है। ये चींटा सुंदर सा है बिल्कुल। चींटा बन के बैठ के देखो तुम्हारे हिसाब से। अच्छा, जब चींटा बन के तुम बैठोगे तुम्हारा एक्सीलरेशन इस लिफ्ट के एक्सीलरेशन के बराबर होगा। समझो इस बात को। इस डब्बे के अंदर जब हम बैठेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन, ये चींटा बन के बैठा है इंसान, इस चींटे का एक्सीलरेशन और इस डब्बे का एक्सीलरेशन क्या हो गया? सेम। तुमको क्या महसूस होगा कि जो 2 kg ब्लॉक है तुम्हारे हिसाब से नीचे जा रहा होगा विद एक्सीलरेशन ए, तुम्हारे हिसाब से 4 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा विद एक्सीलरेशन ए।
वास्तविकता में इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं, लेकिन जब तुम चीटा बनकर बैठोगे अंदर, तुम्हारे हिसाब से इन दोनों का एक्सेलरेशन कैसा हो गया, सेम। ठीक है, रियलिटी में एक्सेलरेशन दोनों सेम नहीं है। जब चीटा बन के बैठेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। अब तुम ये बताओ कि ये जो ए हमने माना है इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम, ये किस फ्रेम में है, चीटा फ्रेम में। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटा फ्रेम। ठीक है, चलो 2 kg ब्लॉक की हम एफबीडी की बात करें तो 2 kg ब्लॉक का नीचे वेट कितना होगा, 20। इस पर स्यूडो फोर्स भी लग जाएगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स कितना लग जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4। 20 पहले से नीचे था, 4 और आया, क्या बन गया बोलो, 24 न्यूटन। समझना, 20 न्यूटन पहले से इसका वेट नीचे होगा, ड्यू टू स्यूडो फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन कितना ऐड हो जाएगा, 4 न्यूटन कितना बन गया, 24 न्यूटन। अच्छा, रस्सी में टेंशन भी होगा, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी होगा। तुम्हारे हिसाब से ये ब्लॉक कहाँ जा रहा, उल्टा हो गया। चलो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं ऊपर, क्योंकि ये हैवी ब्लॉक है ना, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं, ये 2 kg ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर। 2 kg ब्लॉक कहाँ गया, ऊपर। ठीक है, तुम इस पर देखो, जो 2 kg ब्लॉक है इसकी कहानी क्या लिखोगे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, स्यूडो फोर्स हमने अप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ हम वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा, T - 24 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना 2, एक्सेलरेशन कितना A। पहली कहानी। चलो अब तुम ये बताओ कि 4 kg ब्लॉक पर एफबीडी बनाने के बाद क्या दिखा, 4 kg ब्लॉक पर नीचे वेट कितना होगा, 40 न्यूटन, ड्यू टू स्यूडो फोर्स 4 × 2 8 कितना हो जाएगा, 48 न्यूटन। ठीक है, टेंशन कितना बन रहा है ऊपर, T, टेंशन कितना बना, T। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है चीटा के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पर है, नीचे। कहानी क्या लिखें बोलो, नेट वेट नीचे, नेट फोर्स नीचे होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। क्या लिखे, 48 - T बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कहानी नंबर 1 थी, वो कहानी नंबर 2 है। अब आप देखो दोनों इक्वेशन में T प्लस माइनस के साथ है, आप इनको ऐड करो, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, आप इनको ऐड करो, प्लस T माइनस T क्या हुआ, कैंसिल आउट। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको ऐसे ही, 48 - 24 कितना बनेगा, 24, 4A + 2A दैट इज 6A। सॉल्व करें, A बराबर क्या बन गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दोनों का है, बट ये दोनों का एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, चीटा के रिस्पेक्ट में। चीटा या हम कह सकते हैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात। अब तुम्हें कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, ये तुम पहले कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू चीटा फ्रेम, फिर इसको ही तुम तब्दील करो, कन्वर्ट करोगे इन ग्राउंड फ्रेम में। अब ग्राउंड पर हम बैठ के देखें तो हमारे हिसाब से बस जो ऑब्जर्व होंगी चीज़ें, वो इसका ना तो 4 होगा, जिससे यहाँ पर देखो 4 आया, 4 से ऊपर जा रहा है 4 से नीचे, बट रियलिटी में 4 से ऊपर नीचे ये नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, ग्राउंड पर बैठ के देखने पर ये 4 से ना तो ऊपर जाएगा और ना ही 4 से नीचे जाएगा। समझ में आ रही बात। अब तुम बताओ, तुम्हें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेट किया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू चीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक with respect to cheetah frame, that is acceleration of 2 kg block minus acceleration of cheetah। और चीटे का एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना कि लिफ्ट का होगा। ठीक है, जो A2 है, A2 है क्या चीज़, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। बताओ A2 बराबर क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटा फ्रेम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। ठीक है, अब कोई बुरा नहीं मानेगा कि सर चीटा ही बार बार क्यों कहते हैं, चीटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है,
तुम्हारा मन करे चीटा, तुम चीटा मान लो, मन करे चीटी, चीटी मान लो, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू चीटा क्या, 4 प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ चीटा है कितना, 2, क्या बन गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक ऊपर कितने से आ रहा होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब तुम ये बताओ 4 kg ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू चीटा, मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ चीटा, ठीक है। तुमको A4 कैलकुलेट करना, ये A4 कितना दिया तुमको, 4 लिखे -4 लिखे। अब आप देखो ये नीचे की तरफ है, इसको तुमने प्लस माना तो इसको क्या मानोगे, माइनस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -4, A4 हमको कैलकुलेट करना है, -2, चूँकि 2 ऊपर है तो इसको प्लस माना जाएगा, और ये फार्मूले के हिसाब से आता है माइनस साइन, ठीक है। ये माइनस साइन क्या है, डायरेक्शन के हिसाब से। तो A4 बोलो क्या बन गया, -2 इस साइड आएगा, 2 - 4 क्या बनेगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या शो किया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 4 kg ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ग्राउंड फ्रेम पर देखने पर चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई। अब तुम अगर यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए थे तो हो सकता है इसके बाद तुम ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका एक्सेलेरेशन कहाँ पर बन रहा बोलो, ऊपर क्या बना, 4, और लिफ्ट का एक्सेलेरेशन क्या बन रहा बोलो, ऊपर 2। तो ऐड होकर कितना बन जाएगा बोलो, 2 4 6। देखो 4 कितने से नीचे आ रहा, 4 कितने से नीचे गया, 4 से विद रिस्पेक्ट टू चीटा। लिफ्ट कितने से ऊपर जा रही है, 2 से। तो फाइनली इसका टोटल नीचे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। वही तो आंसर आ रहा, समझ में आ रही है। ये पहला मेथड था, चीटा फ्रेम स्यूडो फोर्स से सब मिला करके हमने पहला मेथड अप्लाई किया। आप इसी क्वेश्चन को पॉइंट मेथड या वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B/2 बराबर वेलोसिटी ऑफ पुली, याद है क्या वो चीज़, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड भी यहाँ पे हम लगाते हैं, चूँकि लिमिटेशन कोई नहीं है, क्वेश्चन का जो तरीका है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप क्वेश्चन कितने भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए वो मेथड भी यहाँ पर हम लगा के देख लेते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेथड सीखा आपने, इसमें कहीं कोई दिक्कत आए, ठीक है, तो आप हमको बताइएगा। बेसिक कोई दिक्कत आनी नहीं, क्योंकि बेसिक सा प्रॉब्लम था। चीटा बन के बैठो, तुम्हारे हिसाब से 2 kg ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा, 4 kg ब्लॉक नीचे जाता हुआ, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम करते हैं बाय द पॉइंट मेथड, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है कांस्टेंट मोशन में। चलिए 2 मिनट में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले से चीज़ जानते हैं, ठीक है। अब तुमको चीटा बन के नहीं बैठना, तरीका क्या है देखो, पहले हम आपको एक बार रिवाइज करवा दें। ये मान लो पुली है, पुली की रफ्तार ऊपर है VP, एक ब्लॉक नीचे था, मान लेते A, ये ब्लॉक B है, ये ऊपर जा रहा था VA से, ये ऊपर जा रहा था VB से, ठीक है। तो हमने VA, VB और VP का रिलेशन कैलकुलेट किया था, तो फाइनली कैलकुलेशन के बाद ये पता चला कि जो VA प्लस VB/2 है, यही किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ पुली के। अब आज की डेट में तुम वेलोसिटी की जगह पर क्या लिखोगे, एक्सेलेरेशन, ठीक है। तुम लिखोगे एक्सेलेरेशन ऑफ पुली बराबर ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ B/2, ठीक है। आप ये तरीका लगा सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा हिंट हम दे दे रहे, बाकी कैलकुलेशन आप ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया था। तो जो बच्चे नए फिलहाल इस लेक्चर में, वो बच्चे टॉपिक पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन, वहाँ पर आप जाइएगा तो ऐसे हमने ढेर सारी प्रॉब्लम करवाई, ठीक है। बात अलग, वहाँ पर वेलोसिटी थी, अब मास मान लो तो क्या बन जाएगा, वो एक्सेलेरेशन के, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था जहाँ पर वेलोसिटी की बात हुई थी, यहाँ पर तुम एक्सेलेरेशन मान लेना। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हमने आपको दिया था
सिर्फ हमने वहाँ पर ए बी सी ऐसे नाम दे दिए थे, हमने ब्लॉक के मास नहीं दिए थे। तो मास ले लो, गारंटीड वहाँ पर एक्सलेशन वाली बात हो जाएगी, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा वो। तो चलिए तरीका अपनाते, जैसे मान लो लिफ्ट कहाँ जा रही है, 2 kg, ये क्या है 4 kg, ठीक है। समझने की, जैसे मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही कितने से, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग। जो ये वाला अप्लाई करना तुमको, एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ बी बाई 2, इसको तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है। और इस बार तुम मान लो कि अच्छा, ये जो केस हमने ए प्लस बी लिखा है ना, वो इस यहाँ पे लिखा कि ए और बी की वेलोसिटी जो है ना दोनों के ऊपर है, दोनों की वेलोसिटी कहाँ पर ऊपर है। बट हम इसका आंसर भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि ए की रफ्तार ऊपर है, बी की रफ्तार नीचे, मतलब 2 की रफ्तार ऊपर है, 4 की रफ्तार नीचे। तो अब तुम यहाँ पर ही मान लो पहले से ये A2 से ऊपर जा रहा है, ये A4 से ऊपर जा रहा है, ये तुमको अप्लाई करना है। क्या लिखना बोलो, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली बराबर क्या लिखे, एक्सेलेरेशन ऑफ ए की जगह पर क्या लिखे A2 प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ A4 लिखेंगे, और बाई क्या होगा यहाँ पर 2। आपको यहाँ पर डाटा एक्सेलेरेशन ऑफ पुली क्या लिखोगे, 2 बराबर A2 प्लस A4 बाई 2, क्या बन गया बोलो, 4 बराबर A2 प्लस A4। ये पहली कहानी हो गई। चलो यहाँ पर देखो, mg 20, mg 40, टेंशन T, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या माना कि दोनों का एक्सेलेरेशन कहाँ पर ऊपर है। तो आप बताओ इसके लिए कहानी क्या लिखोगे, T माइनस 20 बराबर क्या लिखे, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है 2 इंटू A2, ठीक है। तो A2 बराबर क्या लिखे बोलो, T माइनस 20 बाई 2, पहली कहानी। आप इसको देखोगे तो आप A4 बराबर लिख सकते हो T माइनस 40, चूँकि हमने दोनों कहाँ पर मान लिया, ऊपर की तरफ, ठीक है, बाई 4। दूसरी कहानी, अब तुम्हें डाटा रख लो, जो हमारे पास पहला इक्वेशन है उस इक्वेशन में A1 A2 का डाटा रख लो, ठीक है। दूसरी और तीसरी A1 और A2 और A4 का डाटा रखो, क्या लिखें, 4 बराबर A2 बराबर क्या है, T माइनस 20 बाई क्या है 2 प्लस T माइनस 40 बाई 4। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। देखो बाई वाले बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो बन जाएगा 2T माइनस 2 मल्टीप्लाई किया माइनस 40, ठीक है, प्लस यहाँ पर है प्लस T माइनस 40। तो देखो 4 बराबर क्या लिखे, 2T माइनस 40 प्लस T माइनस 40, और बाई क्या बनेगा बोलो 4 इस साइड मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 16। तो देखो 16 बराबर क्या लिखे, 2T और प्लस T दैट इज़ 3T माइनस का 80, ये माइनस 80 उस साइड जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा 96 बराबर क्या बन गया 3T। तो T बराबर बोलो क्या बन गया, T बराबर क्या बन जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 3 से डिवाइड करो, 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, मतलब कि 32 न्यूटन। तो टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, 32 न्यूटन, ठीक है। अब टेंशन 32 न्यूटन रहेगा, चाहे तुम किसी भी केस से सॉल्व करो, टेंशन कितना आएगा, गारंटीड 32 न्यूटन, कुछ भी करो। अब टेंशन तुम पहले इस वाले समीकरण में रखो, A2 आ जाएगा। तो A2 बराबर क्या हमारे पास, टेंशन माइनस 20 दैट इज 32 माइनस 20 बाई 2। तो A2 बोलो क्या मिला, 32 माइनस 20 दैट इज 12 बाई 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हम पहले ला चुके हैं, ठीक है। अब तुम विश्वास कर चुके हो कि आंसर यहाँ पर भी सेम आएगा। A4 बोलो क्या लिखोगे, T माइनस 40, मतलब T क्या 32 माइनस 40 बाई 4। सॉल्व करें बोलो क्या मिला, A4 32 माइनस 40 दैट इज माइनस 8 बाई 4, मतलब माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस 2 मीटर पर सेकेंड क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि जो A4 है कहाँ जाएगा, वो 4 kg ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे। हमने क्या माना इसके ऊपर, तो आंसर क्या है, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, 4 kg ब्लॉक मूविंग अपवर्ड, ठीक है। तो मेथड कोई सा भी अप्लाई करो। देखो अब इसमें जो तुमको इजी लगे, चींटा बन के बैठने में तुमको आसान लगता है, चींटा बन के बैठो। अगर वो जो
पॉइंट मेथड था, या फिर तुम जो है कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 वाला मेथड, उसको अप्लाई करना तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये बेहतरीन न्यूमेरिकल था, सीखने के लिए बढ़िया क्वेश्चन था। चलो हम आपको एक होमवर्क देते हैं। अब इसी में देखो, जो बच्चा थोड़ा सा सीख रहा है ना, वो क्या करेगा, इस लिफ्ट को नीचे भेजेगा, लिफ्ट को नीचे भेजेगा। तुम इसी को एक होमवर्क और मान लो, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। समझ में आ रही बात? डब्बा जो ऊपर जा रहा था वो डब्बा नीचे जा रहा, तो उसके हिसाब से तुमको सेम कहानी तुमको दोबारा अप्लाई करना। बस क्या, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो तरीका वही सारा कुछ रहेगा, बस डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। एक होमवर्क ये मान लो तुम इसको कैलकुलेट करना, इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना कि सर वो क्वेश्चन जो आपने दिया था उसमें हमको थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत आ रही, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा आप उसको फ़ोटो खींच करके भेज देना, या पूरा क्वेश्चन ही हम बता देंगे 2 मिनट में। अब समझाने में थोड़ा समय लगता है, बट जब हम बताएंगे जहाँ पर आप लगभग 80% क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसको हम ईजिली धड़ाधड़ बता देंगे, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन आपको एज होमवर्क और दे रहे हैं, फिर कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चन उठाएंगे जो कि बढ़िया लेवल के होंगे, ठीक है। जैसे मान लो फिर से एक पुली है, इस पुली से इस साइड एक ब्लॉक हैंग करवा दिया 2 kg का, जो पहले था वही आज, बस हमने क्या किया, थोड़ा सा फिगर में चेंज किया। ऐसे एक पुली बनाया, इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, और ऐसे यहाँ पर एक 4 kg ब्लॉक हमने और मान लिया, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को चलो मान लेते हैं हम ए से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे भेज रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, और ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन है कि यहाँ पर मान चलो कि तुमने वो कॉन्सेप्ट सीखे भी नहीं फिर भी क्वेश्चन तुमको दे दिया गया है। क्वेश्चन तुम कर सकते हो, बिकॉज ये जो सारे कॉन्सेप्ट तुमको पहले बताए जा चुके हैं। अब इस केस में क्या एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा, तुम चीटा बन के बैठ के देखो तब भी तुमको इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं दिखने वाला है। इससे पहले क्या था, चीटा बन के बैठ के तुमने देखा, तुम्हारे हिसाब से दोनों का एक्सीलरेशन क्या था, सेम था। बट आज की डेट में चीटा बन के बैठो तो तुम्हारे हिसाब से इन दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा। तो तुम पहले क्या करोगे, इन दोनों के एक्सीलरेशन के रिलेशन लाओगे। आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं, चलो इसका मान लेते हैं एक्सीलरेशन मान लेते हैं A4 है, और इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं A2, ठीक है। तो तुम्हारे पास इसके 2 मेथड थे। पहला मेथड था क्या कि जैसे मान लो यहाँ पर इस रस्सी में टेंशन T है, इस साइड टेंशन T होगा, यहाँ पर बोलो टेंशन कितना बन गया 2T, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2T। तो तुम्हारे पास एक कहानी थी, टेंशन इंटू एक्सीलरेशन बराबर टेंशन इंटू एक्सीलरेशन। तो T से T खत्म हो गया, A4 बराबर क्या मिला तुमको, ट्वाइस ऑफ A2, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ अगर हम मान लेते हैं कि जो A2 है वो A है, तो A4 कितना हो जाएगा बोलो, ये 2 हो जाएगा। कि तुमको A2 बराबर A और A4 बराबर 2A यहाँ पर बैठ के दिखाई देगा। चीटा बन के जब बैठोगे यहाँ पे, तुमको ये A से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो ये 2A से नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तुमसे फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन दोनों का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, दोनों केस के आंसर तुमको लाने। बस क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि इससे पहले तुम चीटा बन के जब बैठे थे तुम्हारे हिसाब से इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम था, बट आज के डेट में एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का, एक बार इसको करना और करना। इसमें हमने देखो जो स्टार्टिंग वाली जो दिक्कत थी कि स्टार्टिंग में तुम कैसे क्वेश्चन इनिशिएट करोगे, वो हमने बता दिया पहले से, एक्सीलरेशन इन दोनों का सेम नहीं होगा, ठीक है। बाकी कहानी तुम ऐसे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, उस सारी कहानी यहाँ पर तुम आँख बंद करके लगा लेना, ठीक है। इसमें कहीं कोई तुमको दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए टॉपिक में कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग।
देखिए एनलेम में है क्या कि जितना तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और जितने ज़्यादा वैरायटी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं, हम खड़े होकर के यहाँ पर मान चलो कि हम चाहें तो इस टॉपिक को हम काफ़ी समय तक पढ़ा सकते हैं। अब इसमें जैसे हमने क्या किया कि लिफ्ट मान लिया, ये केस, अच्छा ये वाला हमने अलग से माना था फिगर, ठीक है। और आज हमने क्या मानने कि इसको हमने डब्बे के अंदर बंद करके डब्बा मूव करवा दिया। इससे पहले जितना भी तुमने केस किया था, चाहे वेलोसिटी पर बेस था चाहे एक्सलेशन पर बेस, उनको लिफ्ट के अंदर रख दो और लिफ्ट को ऊपर मूव करवाओ चाहे नीचे मूव करवाओ, उस केस में तुमको स्यूडो फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सुन में आ रही बात? चलो, जो चीज़ तुम जानते हो उस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब वो चीज़ तुम आज देखोगे जिस पर तुम पहले कभी ध्यान दिए नहीं थे। ध्यान तभी दोगे जब तुमको ध्यान देने के लिए कहा जाएगा। तुम ऐसे न्यूमेरिकल देखोगे तो तुम्हारे माइंड में एक इमेज बन गई कि हाँ ऐसे न्यूमेरिकल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। बट अगर ऐसे न्यूमेरिकल नहीं देखे तुम इनके बारे में कभी सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। जो तुमने पहले कभी देखा तो उसका ही इमेज तुम्हारे ब्रेन में होगा। अब ऐसे नहीं तुमसे पूछा जाएगा बताओ कैटरीना कैफ की शक्ल कैसी है, और तुमने कैटरीना कैफ देखी नहीं, तो तुम इमेजिन भाई जैसे तुमने नाम सुना उसी नाम के साथ तुमने क्या कि माइंड में तुम्हारी इमेज बन गई कि हाँ यार उसकी शक्ल ऐसी है। अब कोई ऐसा प्राणी जिसके बारे में जिसको तुम जानते नहीं लेकिन तुमको नाम ने बोला कि बताओ वो कैसा है, उसकी शक्ल कैसे दिख रही है, उसकी शक्ल कैसी है, गोरी है, काली है, कैसी है, तुम इमेज बना ही नहीं पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तुमने पहली बार देखे, अगर इससे पहले तुमने नहीं देखे थे फिर भी तुमको क्वेश्चन मान लो दे दिया जाए पहली बार, तुम गारंटी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम इसके बारे में जब पहली बार देखो तब तुम सोचना शुरू करोगे। लेकिन एक बार तुम देख चुके हो, जैसे तुम नाम सुनो कैटरीना कैफ, तो भाई साहब तुमको सेकंडों में उसकी इमेज यहाँ पर बन गई ब्रेन में। तो जो भी तुमको क्वेश्चन कंपटीशन में मिलेगा वो क्वेश्चन ऐसी तो नहीं हम करवाएंगे लेकिन उनके जैसे क्वेश्चन करवाएंगे, और वो क्वेश्चन तुम पहले से कर लिए, पहले से तुम करके बैठे हो, उनकी इमेज बन चुकी है। जब क्वेश्चन आएगा तो तुम कहोगे कि हाँ सर ने शायद ये क्वेश्चन ऐसा करवाया था, और यह क्वेश्चन जैसे एज चीज़ तो नहीं है बट कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। तुम माइंड में लेके जा कर के जो भी चीज़ें हैं जो ना आपने सीखा था टॉपिक से रिलेटेड, वो तुम तुरंत वहाँ पे अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो वो बात होगी। जैसे अब ये क्वेश्चन तुमको अभी हमने ब्लॉक रखा, अभी हमने कुछ पूछा नहीं, तुम हो सकते हो कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर माइंड में बना लिए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो तुम्हारा पहले का है वो क्वेश्चन ये नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। मास m, अब तुमसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम बता ले जाओगे। मास m एंगल मान लो थीटा है, क्या बन जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है। वो जी साइन थीटा कहाँ से बैठ के देखने पर दिखा, तुम चाहे वेज के फ्रेम में बैठो चाहे ग्राउंड के फ्रेम में बैठो, दोनों केस में एक्सेलरेशन तुमको क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे हमने इससे पहले क्या कहा कि मान लो हमने एक फोर्स अप्लाई किया एफ फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें हमने नेट लेवल पर क्वेश्चन या छोटा जो कॉन्सेप्ट हमने वो अप्लाई किया कि इस एफ का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि ब्लॉक अपनी जगह पर ये बना रहे, अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। वो जो आंसर था एफ इक्वल टू एम प्लस एम दैट इंटू जी टेन थीटा, वो आंसर बना था। क्वेश्चन वैसा नहीं है। चलो मान लो थीटा 37 डिग्री है, मास ऑफ वेज 8 kg है, मास ऑफ ब्लॉक मान लेते हैं 2 kg या 1 kg मान लेते हैं। और जो हमने फोर्स अप्लाई किया मान लेते हैं ये है 80 न्यूटन। समझना, तुमसे पूछा कि 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया वेज पे, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का बन गया, तुमको भले ही फिगर या इससे पहले इसके जैसे तुमने क्वेश्चन देखे बट उनमें जो अप्रोच था बिल्कुल छोटा सा था,
उनमें हमने सिर्फ आपसे पूछा कि विश पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक रोकना चाहते हैं तो कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करें, ये क्वेश्चन था। या क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर फोर्स हमने हटा दिया, एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा, जी साइन थीटा। ये आपने पहले कभी देखा होगा। अब तुम ये बताओ, अगर हम यहाँ पर एक सफिशिएंट वैल्यू ऑफ फोर्स, समझना इसको थोड़ा डिटेल में जाकर समझना, बढ़िया क्वेश्चन ये। अगर हमने यहाँ पर एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स पर ये ब्लॉक रुक गया, समझना, एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया जिस फोर्स पर ये ब्लॉक क्या है, रुक गया, लेकिन उसी फोर्स पर ये जो वेज है ये आगे बढ़ रहा होगा। तुम यहाँ पर बैठ के देखो, तुमको क्या दिखेगा कि जो वेज है वो चल रहा है लेकिन ब्लॉक क्या है, रुका हुआ। लेकिन तुमने जैसे उस एक फिक्स वैल्यू फोर्स से ऊपर नीचे फोर्स अप्लाई किया, गारंटीड जो वेज है, ब्लॉक है, इनका एक्सलेशन सेम नहीं होगा। समझना इस बात को। एक फिक्स वैल्यू यहाँ पर डिसाइड हो, जैसे मान लो जो मिनिमम फोर्स है जिस पर ब्लॉक ओवर द वेज स्टेशनरी, दैट इज मान लिया हमने 50 न्यूटन, ठीक है। तुम 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, उस 50 न्यूटन फोर्स पर ये जो ब्लॉक है वो रुका हुआ है। 40 न्यूटन पर गारंटीड ब्लॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा, और उस 40 न्यूटन पर इस ब्लॉक का एक्सलेशन, वेज का एक्सलेशन सेम नहीं होगा, ब्लॉक और वेज का एक्सलेशन सेम नहीं होगा। अगर तुमने 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तब भी इन दोनों का एक्सलेशन सेम नहीं होगा। अब जैसे मान लो हम ये पूछे कि बताओ हमने 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इस सिस्टम का इसको 2 kg मान लो, थोड़ा एक बढ़िया नंबर लेते हैं, 2 kg। वेज का एक्सेलेरेशन क्या होगा, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो बच्चा क्या करेगा, जो मेजर प्रॉब्लम है ज़्यादातर बच्चों को, क्या करेगा, इस पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक कंसीडर करेगा और ब्लॉक पर फोर्स कितना अप्लाई किया, 80 न्यूटन। एक्सेलेरेशन बराबर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाइड दैट इज 80 न्यूटन, और बाई टोटल मास कितना बन जाएगा बोलो, 10। आंसर क्या बन गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमने शायद F बराबर m/a की कहानी रियलिटी में सीखी नहीं अभी तक। इस क्वेश्चन से पूरा जो कष्ट है तुम्हारा वो खत्म होने वाले। F बराबर m/a का सही मायने में यूज कब करना है वो यहाँ पर तुमको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो फोर्स हमने अप्लाई किया, बच्चा क्या करेगा, बेसिक जो मतलब एक जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट बच्चा बना के बैठा है कि फोर्स हमने अप्लाई किया, ये फोर्स क्या करेगा, इस वेज को मूव करवाएगा, साथ में ब्लॉक को मूव करवाएगा। तो फाइनली इन दोनों को हमने क्या मान लिया, एक सिस्टम, और उस एक सिस्टम पर फोर्स कितना अप्लाई किया, 80 न्यूटन। फाइनली क्या बना, A=80/10, मतलब क्या बना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये आंसर पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आंसर क्या है वो एक अलग चीज़ है, बट ये चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ये जो न्यूटन साहब का नियम था = नेट फोर्स बाय टोटल मास, वो अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा, समझते हैं उसको। तुम ये समझे, जैसे मान लो कोई ब्लॉक था, ब्लॉक का मास मान लो m है, फोर्स अप्लाई किया F। तुमसे पूछे बताओ ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, तुम लिखोगे A=F/m। ये एक्चुअल में किसका एक्सेलेरेशन है, इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक के हर एक पॉइंट का। ये ब्लॉक कितने पॉइंट से मिलकर बना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, और उन सभी पॉइंट मास को एक कॉमन एक्सेलेरेशन मिल गया। समझना इस बात को। ये जो फोर्स तुमने अप्लाई किया इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक कितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सेलेरेशन कैसा होगा, सेम होगा। तो F=m/a उस सिस्टम पर अप्लाई करेंगे जिस सिस्टम में हर एक पार्टिकल का या हर एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम होगा। तुम यहाँ पर ही फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, A=F/m। तुम यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई कर लिए थे, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, इसके साइड में एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया F, मास m1 मास m2। तुमसे पूछे कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, तुम आँख बंद करके कहोगे गुरु जी F/m1 + m2, ये कहोगे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं, ये आंसर बिल्कुल सही है, 110% सही है।
सही यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जो फोर्स अप्लाई किया इस फोर्स से m1 और m2 का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा। ये एक सिस्टम कब बने? जब इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम। ये सिस्टम एक ही है, लेकिन इस सिस्टम में, इस ब्लॉक में कितने पार्टिकल हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल का एक्सीलरेशन कैसा है? सेम है। तो हमने इस ब्लॉक को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया और सिस्टम के हर एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन सेम है, तो आप =F/m अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 2 ब्लॉक रखो चाहे 4 ब्लॉक रखो, ऐसे तुम देखो 2-3 ब्लॉक और रख सकते हो। इस पर तुम न्यूटन सेकेंड लगा सकते हो। तुमसे पूछा जाए कि एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा, तुम गारंटीड कहोगे F/m1 + m2 + m3। ये m1 + m2 + m3 क्या किया तुमने? इसको पूरा सिस्टम मान लिया। और पूरा सिस्टम कब माना? जब इन सभी का एक्सीलरेशन क्या है? सेम। रियलिटी में सबका एक्सीलरेशन क्या है? सेम। बट इस केस में तुम देखो, अगर एक मिनिमम जो रिक्वायर्ड फोर्स है उससे तुमने ऊपर कम ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो गारंटीड यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा ब्लॉक और वेज का सेम नहीं होगा। और अगर एक्सीलरेशन सेम नहीं है तो तुम =F/m का फार्मूला अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर F = m × a का फार्मूला अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज एक्सीलरेशन ऑफ वेज एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक आर डिफरेंट। अगर सेम होता तो गारंटीड, जैसे देखो आगे चल के यहाँ पर फ्रिक्शन दे दिया जाए, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको स्लाइड होने से रोकेगा। तो उस केस में तुम इस पूरे को सिस्टम मान सकते हो, पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो, वहाँ पर F = m × a अप्लाई कर सकते हो। बट आज की डेट में तुम इसको एक सिस्टम नहीं मान सकते, क्योंकि इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या है? डिफरेंट है। तो पहला पॉइंट आप समझना, F = मास × एक्सीलरेशन कब अप्लाई करेंगे? जब सिस्टम के हर एक पार्टिकल का या हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन कैसा होगा? सेम होगा। समझ में आ रही बात? चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तरीका, आप पहली बात देखो, ये जो F = m × है उसको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम डायरेक्ट पूरे सिस्टम को एक साथ नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। अब तुमसे ये पूछा गया कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो तुम्हें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कहानी में भाई साहब एक तूफान लाना पड़ेगा। कहानी बिल्कुल एक तूफान टाइप कहानी लानी पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन नहीं रहा है। फ्रिक्शन होता तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता, स्मूथ सरफेस है, क्वेश्चन टफ हो गया। चलो कोई बच्चा बतावे कि यहाँ पर =F/m अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज एक्सीलरेशन इन दोनों ब्लॉक का डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर F = m × की बात नहीं कर सकते। चलो समझना, मान लो किसी टाइम पे ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, बहुत मन से आप समझिएगा, इसके जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे जिसको हम कहेंगे वेज कांस्टेंट। ऐसे, ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री है। अब समझना, ब्लॉक मान लो कभी खिसक करके मान लो यहाँ पर आया, ठीक है, ब्लॉक यहाँ पर कभी आया होगा, ठीक है, इन दोनों का साथ नहीं छूटेगा। फोर्स अप्लाई करने पर ये जो ब्लॉक है इसी वेज पर बना रहेगा। तुम ये बताओ कि जो ब्लॉक है क्या वो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बना रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर? इसको मान लेते हैं n। समझना, सरफेस के परपेंडिकुलर ब्लॉक ने क्या अप्लाई किया? एक नॉर्मल रिएक्शन। इधर से फोर्स कितना है? चलो अभी मान लेते हैं F। क्या नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा? ये नॉर्मल किसका फोर्स है? ब्लॉक का वेज पे। कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तुमसे पूछा जाए ब्लॉक और सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो इससे पहले तुमने लिखा था mg cos थीटा, वो आंसर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पूरी कहानी डिफरेंट हो गई। ये n यहाँ पर लग रहा है ऐसे, ठीक है, n यहाँ पे ऐसे लग रहा है। n किसका है? ब्लॉक का सरफेस पे, ठीक है।
अब तुम देखना, ये परपेंडिकुलर है, ये भी क्या परपेंडिकुलर। इस n के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट सरफेस के, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर नीचे आ रहा होगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये n है। चलो देखो यहाँ पर ये एंगल 37 है, ये एंगल कितना होगा 53, ये कितना हो जाएगा 37। इस n का इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा n साइन 37 डिग्री। वेज का एक्सलेशन हमने मान लिया a, ठीक है, इस वेज का एक्सलेशन क्या हमने मान लिया a। मास ऑफ वेज क्या है यहाँ पर 8 kg। तरीका आप देखने जाना। आप बताओ वेज पर टोटल एक्सलेशन कितना बन रहा। एक्सलेशन हमने राइट हैंड साइड माना, मतलब ये फोर्स क्या है n साइन 37 से ज़्यादा है। तो कहानी क्या लिखोगे f माइनस n साइन 37 बराबर क्या लिखे मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना 8 और एक्सलेशन कितना हमने मान लिया 8, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे f का वैल्यू क्या है, बोलो f का वैल्यू क्या है 80 है, और साइन 37 कितना आएगा बोलो। साइन 37 है, ये 3 आएगा, ये 4 और ये 5, तो ये 3/5 मतलब कि 3/5 बराबर 8 इंटू ए आएगा, ठीक है। अब ब्लॉक के पास चलो, ब्लॉक ने क्या किया होगा, सरफेस पर क्या किया होगा परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, बदले में वेज क्या करेगा इस पर भी फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसे बिजनेस पर फोर्स अप्लाई किया होगा n। इस साइड क्या बनना होगा इसका वेट mg साइन 37, क्योंकि ये 37 था, ठीक है। अब बताओ स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा इस पे, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट कितना होगा देखो, ये 37, तो ये भी कितना हो जाएगा 37। m इंटू ए, इस साइड क्या बन जाएगा बोलो m इंटू ए कॉस 37, और एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम हमने मान लिया ऐसे b। ये b क्या है एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो तुम बताओ कहानी क्या बनी यहाँ पे, क्या लिखोगे, मास कितना इसका था 2 kg, ठीक है, क्या लिखोगे mg साइन 37, ठीक है, mg साइन 37, और क्या लिखोगे माइनस ma कॉस 37 बराबर मास इंटू एक्सलेशन कितना है b, ठीक है। चलो मास कितना 2 है, g कितना 10, तो ये 20 बन गया। साइन 37 क्या लिखे बोलो 3/5, ठीक है, 3/5 माइनस मास 2 kg, एक्सलेशन ऑफ वेज नहीं पता, कॉस 37 क्या बन जाएगा बोलो, अगर 3/5 है तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 बराबर m इंटू बी। आप देखो हमारे पास कितनी इक्वेशन है अभी, 2 इक्वेशन, इन दोनों में कितना वेरिएबल है 3, 1 2 और फाइनली बी आ गया तीसरा। तुम्हारे पास 3 अननोन 3 इक्वेशन, ठीक है। तो तीसरा अभी यहाँ पर 3 अननोन बट ये 2 इक्वेशन, हमको एक तीसरी इक्वेशन भी यहाँ पे लानी पड़ेगी, ठीक। कैसे लाओगे देखो यहाँ पे इस n का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया होगा बोलो, इस n का वर्टिकल कंपोनेंट आया होगा n cos 37, ठीक है, n cos 37। अब तुमको ये n cos 37, अब चूंकि ब्लॉक क्या है
वेज के ऊपर स्टेशनरी है, तो फाइनली इन cos 37 को कौन बैलेंस करेगा? देखो यहाँ पर भी जैसे होगा, ठीक है, ये ऐसे, तो mg नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा। इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या बनेगा? ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बन जाएगा, नीचे की तरफ भी आर होगा। एक्चुअल में जो है ना, ये ब्लॉक जो है ना, वास्तविकता में ऐसे नहीं आ रहा, ये ब्लॉक और वेज का जो रिजल्टिंग एक्सेलेरेशन आएगा उसके हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखो, इसमें कहीं पर डाउट हो, सबसे पहले कहानी समझो कि एक्सेलेरेशन दोनों सेम नहीं होगा, और एक्सेलेरेशन सेम नहीं तो फाइनली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, यहाँ पर तुमको एक्सेलेरेशन अलग अलग मानना पड़ेगा। और उसमें तुम क्या करोगे, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है ना, F = m × उसको तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर अप्लाई करना है तो एक सिस्टम मानना पड़ेगा, इस सिस्टम में हर एक पार्ट के लिए हर एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सिस्टम में हर एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम नहीं था, वेज का अलग ब्लॉक का अलग, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो है ना डिफरेंट होने का मतलब है कि हम F = m × a वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो 3 अननोन है, बट अभी हमारे पास कितनी इक्वेशन है, केवल और केवल 2 इक्वेशन है। 3 अननोन मतलब 3 इक्वेशन। तो आप देखो जो n है, ये n कैसे मिला होगा, ma cos 37, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg तो ऐसे टोटल लग रहा होगा, ठीक है, mg से टोटल लग रहा होगा, इस mg का कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos 37, ठीक है। इस डायरेक्शन में ब्लॉक ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, प्लस ma का इस साइड कंपोनेंट ma cos 37 है, तो फाइनली इस साइड क्या बन जाएगा, ma sin 37। अब आप देखो n = क्या लिखोगे, यहाँ पे n = लिखोगे ma sin 37 प्लस mg cos 37। अब देखो यहाँ पर ए क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ वेज। अब इसमें देखो फिर से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, अब 3 अननोन हमारे पास, 3 इक्वेशन, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डाटा रखना चाहो डाटा रख के देख लो एक बार, ठीक है। मास कितना रखेंगे, 2 kg, 2 × a sin 37 क्या लिखेंगे हम, देखो वहाँ से sin 37 क्या है, 3/5 प्लस 2 × g दैट इज 10, ठीक है। 20 इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम, 20 cos 37 क्या लिखे बोलो, 4/5, ठीक है। अब इसको तुम तीसरी इक्वेशन मान लो, तरीका सीख लो, बाकी कैलकुलेशन तुम आराम से घर में करना। तरीका आपको हमने बता दिया कि यहाँ पर एक्सेलेरेशन सेम नहीं होगा, और एक्सेलेरेशन सेम नहीं है तो फाइनली क्या होगा यहाँ पे कि तुम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ऐसे पूरा इसको हम एक एक चीज़ को डिटेल में जाके समझेंगे, ठीक है। अब इन 3 इक्वेशन तुम सॉल्व करना, तो तुम पहले n कैलकुलेट कर लेना, n आ जाएगा, फिर उससे a कैलकुलेट कर लेना, ये क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ वेज, फिर b कैलकुलेट करना, b क्या, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। बट एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक किसके रिस्पेक्ट में, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। और तुमसे पहली बात देखो, क्वेश्चन ये पूछेगा एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये पूछेगा। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। समझ में आ रही बात, डिफरेंट क्यों होनी है, क्योंकि देखो ये जो तुमने कैलकुलेट किया बी एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेस, तुम क्या लिखेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेस बराबर बी बराबर क्या लिखोगे, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बेस, वेक्टर फॉर्म में।
अब इससे पहले हम डायरेक्ट सिंपल ऐड कर ले रहे थे, डायरेक्ट घटा ले रहे थे। रीज़न था कि वहाँ पर वेक्टर या तो ऊपर थे एक दूसरे के या तो फिर अपोजिट थे, मतलब सेम डायरेक्शन थे अपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट कर ले रहे थे। ठीक, एंगल 0 डिग्री या था या तो 180, बट यहाँ पर एंगल 0 या 180 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सलेशन ऑफ जो वेज है वो देखो ऐसे, एक्सलेशन ऑफ वेज ऐसे, और एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक हमने देखो विद रिस्पेक्ट टू वेज हमने ऐसे माना। तो वास्तविकता में जो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक आएगा वो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक इनके बीच में कहीं होगा, इधर कहीं होगा ऐसे। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, ये जो बी है ना, एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज है, ये क्या है, एक तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक है और एक्सलेशन ऑफ वेज है, इनका रिजल्टेंट तुमको निकालना है। तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं क्वेश्चन बनेगा पहली बात तो, बट ये क्वेश्चन जेई लेवल का था, एक तरह से जेई मेंस लेवल पर भी ऐसे क्वेश्चन फिलहाल नहीं बनते हैं, जेई एडवांस लेवल बनते हैं। ठीक है, वेज कांस्टेंट की जब बात आती है तो वहाँ पर लेवल आपका जो है ना मेंस उठकर एडवांस पहुँच जाता है। ठीक है, कांस्टेंट मोशन जो पुली ब्लॉक हो गया, स्टिंग कांस्टेंट हो गया, वो जेई मेंस लेवल की बात होती है। ठीक है, बट वो भी अगर लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड नंबर ऑफ पुलीज हैं तो जेई मेंस, बट उसमें अगर मान लें 4-6 पुली लगा दिए फिर फाइनली क्वेश्चन बना तो जेई एडवांस लेवल है। ठीक है, तो इसको तुम देख लो। अभी हम वेज कांस्टेंट, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेज कांस्टेंट क्या होता है, उसको थोड़ा सा फील करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक जो है ना कहीं इंटायरली डिफरेंट होगा जितना भी आपने इससे पहले क्वेश्चन देखे। ठीक है।